खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, जब भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है, जब पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ऐसा देश है जिसकी विकास दर 8.2% है, 8.2% है, जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंच के लिए 56 इंच दिखा रहा है, जब भारत आतंकवाद से लेकर लाल आतंक का एनकाउंटर कर रहा है, तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत की तरक्की के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनने का काम कर रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जो हम कह रहे हैं कि 75 साल नए भारत का अमृत काल, अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष। भारत में अब देखिए हर घर तिरंगा पर भी टकराव हो रहा है, भारत में गला काट कट्टरता भी बढ़ रही है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही हैं, पीएफआई का डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, भारत के सामने 2.5 मोर्चे पर युद्ध की चुनौती भी है, जिसका जिक्र जनरल बिपिन रावत ने किया था कि 2.5 मोर्चे पर लड़ाई भारत लड़ रहा है। देश के लिए आतंकवाद बड़ी चुनौती, आतंकवादियों में वोट बैंक ढूंढने वाले भी चुनौती है। तो नए भारत के इस अमृत काल में चर्चा दरअसल आज इस बात की कि आजादी के वक्त भारत के भाग्य विधाता, नीति निर्माता, संविधान निर्माताओं ने देश को जिस रास्ते पर ले जाने का सपना देखा था, क्या आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर देश उसी रास्ते पर है? क्या भारत के निर्माताओं ने जो सपना देश के लिए देखा था वो आजादी के 75 वर्ष बाद पूरा होने के रास्ते पर है या नहीं है? अगर नहीं है तो अमृत काल में वो विष कौन कौन से हैं जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं भारत की तरक्की के रास्ते में? मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के से पक्ष रखेंगे। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार भाटी जी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ राष्ट्रीय जागरण अभियान की संयोजक सुबुही जी हैं, सुबुही खान। और देखिए बंगाल से विशेष तौर पर शो के लिए आए हैं बादल देवनाथ, टीएमसी, ममता की पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरू कर रहा हूं। शिकायत आप लोगों से ये रहती है, एक तो आप लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट मुझे डिबेट शुरू करने से पहले याद आ रहा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कम से कम उस देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से नहीं सीखना, देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से देशभक्ति नहीं सीखनी जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया 52 साल। नए भारत का अमृत काल, देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ही उनसे सीखना है। सुधांशु त्रिवेदी। वैसे तो बड़ी मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जी उसी संगठन के विरुद्ध बोलने के लिए कोर्ट से केस झेल रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर आरोप लगाया था और जब वो कोई चीज साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट ने कहा या तो माफी मांगिए या केस झेलिए। केस झेल रहे हैं तो उनके मन में जितना प्रकार का कष्ट, पीड़ा, आक्रोश होगा वो समझा जा सकता है। हाँ, उन 52 साल का मैं तिरंगे को लेके एक ये भी हिसाब देता हूं। उसी 52 साल में इस आजाद हिंदुस्तान में 10 साल ऐसे रहे 1988 से 1998 जब इस देश में श्रीनगर में 26 जनवरी को और 15 अगस्त को गवर्नर भी झंडा नहीं फहरा सकता था और ये सारे लोग शांत रहे। और उसी दौर में जब 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी झंडा फहराने गए, जिस यात्रा के संयोजक उस समय युवा नेता के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो गिरफ्तार कर लिए गए कि झंडा नहीं फहराने देंगे, गिरफ्तार। अब सुनिए 2011 में जिस समय युवा मोर्चा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा की यात्रा गई, तो उस समय हमारे दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी और इंक्लूडिंग अनुराग ठाकुर जो बीजेवाईएम के अध्यक्ष थे, गिरफ्तार कर लिए गए। और इतना ही नहीं, याद करिए सन 2004 कर्नाटक का हुबली मैदान, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जाके झंडा फहरा दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होके मध्य प्रदेश पहुंच गई कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। तो भाई आजाद हिंदुस्तान का जवाब तो दे दो उन 52 सालों में तुम्हारे मन में क्या था? आपका ये समझा, एक मिनट, आपका ये समझा रहे हैं क्योंकि नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी इसलिए 52 साल तिरंगा नहीं फहराया था। उसमें स्थिति ये थी कि उससे पहले चूंकि जो इंडियन फ्लैग एक्ट था 1950, उसके तहत कोई गैर सरकारी संस्थान झंडा नहीं फहरा सकता था। कांग्रेस पार्टी के ही सांसद थे नवीन जिंदल जो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट गए और कोर्ट का वह निर्णय शायद 2006 में आया था। उसके बाद यह हुआ कि आप गैर सरकारी, सरकारी सभी संस्थानों में फहरा सकते हैं। उससे पहले सिर्फ सरकारी संस्थान में फहरा सकते थे। तो राहुल गांधी बता दें, क्या आरएसएस सरकारी संस्थान था क्या? का जवाब दे दें। आलोक शर्मा जी,
देशद्रोही संगठन, अच्छा चलिए वो छोड़िए, मैं डिबेट में आज डिबेट एक अच्छे नोट पर मैं शुरू करना चाह रहा हूं। हम लोग, मेरे को ये मैसेज जा रहा है, या जितने भी लोग हैं सबको एक मैसेज जा रहा है कि अमृत काल में कम से कम एक आवाज आनी चाहिए। अब ये हो रहा है तेरा तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा, तेरी देशभक्ति वर्सेस मेरी देशभक्ति, तेरा अमृतकाल वर्सेस मेरा अमृतकाल। ये मैसेज जा रहा है, ये बंटवारा लग रहा है, देशभक्ति में भी बंटवारा हो गया है मेरे ख्याल से। आलोक शर्मा, तेरा और मेरा तो किसने किया है पूरा देश देख रहा है। पिछले 8 वर्षों में मेरा और तुम्हारा किसने किया है ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं अब जानना चाहता हूं, सुधांशु भाई से बड़ी अच्छी बात कही, वहां पर गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाते थे इसलिए 52 साल तक आरएसएस ने नहीं फहराया। क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी नहीं फहरा सकते थे? भाई हम तो छोटे छोटे स्कूल में थे तो हर 15 अगस्त को 26 जनवरी को ध्वजारोहण होता था और मिठाई बंटती थी। आरएसएस के कार्यालय में क्यों नहीं होती थी? मैं पूछना चाहता हूं, अब 3 कलर से 3 रंग से कोई आपत्ति तो नहीं आरएसएस को? उस टाइम तो थी कि 3 जो है अशुभ है, अब ये शुभ है अशुभ है। दूसरी चीज, आप बार बार कहते थे साहब भगवाई होना चाहिए, हिंदू कभी नहीं पहनाएंगे, तिरंगे को नहीं अपनाएंगे। ये तो आरएसएस की फिलॉसफी थी, हमारी थोड़ी ना थी। हमने तो तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी 1929 से लेकर और आज तक। उसमें लिखा है विश्व विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा ऊंचा रहे सदा हमारा। ये ध्वजगीत है, ध्वजगीत के बोल हैं ये। क्या आज तिरंगा वास्तव में ऊंचाइयों को छू रहा है? घर घर तिरंगा होना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। हम तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक से लेकर और राज्यों तक तमाम यात्राएं निकल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी सामने आ रही है। लेकिन क्या घर घर महंगाई होनी चाहिए? घर घर तिरंगा होना चाहिए पहले? क्या घर घर जो बेरोजगारी बढ़ रही है क्या उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? हमें तिरंगे से और घर घर तिरंगे से कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात से है कि आप इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। हमें आपत्ति इस बात से, अगर 75 साल हो रहे थे तो आपने खादी के झंडे की जगह चाइना से पॉलिस्टर का झंडा क्यों इंपोर्ट किया? हमें आपत्ति इस बात से है कि आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। आज ही हरियाणा का एक वीडियो आया है, राशन की दुकानों पे अगर आप तिरंगा 20 रुपए नहीं देंगे तो 5 किलो राशन काट लिया जाएगा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? हमने तो चांद पर भी तिरंगा भेज दिया, मंगलयान तक भेज दिया कांग्रेस पार्टी ने, अपने दुश्मनों के 2 टुकड़े भी कर दिए। क्या ये सच नहीं है? 2001 के अंदर 26 जनवरी को जब नागपुर के कार्यालय पर 3 लड़कों ने, एक संस्था थी देश प्रेमी संस्था, उन्होंने झंडा फहराया तो उनको कंप्लेंट करके अरेस्ट करवाया आरएसएस ने। 26 जनवरी को कौन मना कर रहा था भाई? 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो कोई मना नहीं कर रहा था। 89% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन में हैं। 67% बच्चे 5 साल से 8 साल की एज में, अभी पार्लियामेंट में आंकड़े आए हैं, एनीमिक हैं, अनीमिया है। 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। रुपया, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए। रुपया 80 के पार जा रहा है। चाइना हमारी भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। तिरंगा किस चीज का प्रतीक है? सद्भावना का, विजय का, संप्रभुता का। क्या संप्रभुता खतरे में नहीं है? एक देश आकर अगर हमारे यहां पर कब्जा कर लेता है, नेपाल जैसा देश 7100 हेक्टेयर जमीन पर 2018 से कब्जा करके बैठा है, तमाम अखबारों की हेडलाइन थी, क्या वापस छुड़वा लिया हमने? आप संप्रभुता का, आप जो चक्र है उसके ऊपर भी आपको आपत्ति थी। ये तो वहां से आया है, ये तो यहां से आया है। आलोक जी मेरा सवाल, मतलब अगर मैं 2004 से 2014 में जो भी महंगाई दर थी उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा, डबल डिजिट, आप भी जानते हैं मेरे से बेहतर, आंकड़े आपको मेरे से बेहतर पता होंगे, 10% क्या, तब क्या तिरंगा नहीं फहराया गया? सवाल मेरा है कि ये 2 अलग अलग विषय नहीं है। जब महंगाई हो तो क्या आजादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? जब कुपोषण हो तो क्या आजादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? और अगर जमीन पर कब्जा हो, जैसा कि आप कह रहे हैं, मेरे को डाउट नहीं है सेना पर, अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो चीन ने कितनी जमीन प्लेटर में दे दी गई, वो सारी चीजें हैं। पाकिस्तान जब पाकिस्तान घुस रहा था काबाइली, तभी कितनी जमीन दे दी गई पीओके, तब क्या झंडा नहीं फहराया गया? अलग अलग विषय नहीं है शायद। नहीं, ऐसा नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं। इस तरह से चाइना से पॉलिस्टर के झंडे मंगाकर, फ्लैग कोड को बदलकर, 2 व्यापारियों को फायदा देकर, आज दुर्भाग्य देश का यह है कि जो 23 और 18 इंच का जो झंडा था, जो 7-8 रुपए कीमत थी आज से 1.5 महीने पहले, आज 25 और 30 रुपए का हो गया। तिरंगे के ऊपर, एक मिनट, तिरंगे के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। और जो तिरंगा बनाने वाली मूल संस्था थी, कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संघ, वो हड़ताल पर। अच्छा, इन सारे विरोध के बावजूद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा की मुहिम का समर्थन करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि तिरंगे का समर्थन करना तो हर भारतीय का नैतिक अधिकार है, और करना ही चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम का आप समर्थन करते हैं? हम साथ साथ उनसे तमाम चीजें डिमांड भी करते हैं, समर्थन करते हैं, तमाम चीजें डिमांड भी करते हैं, समर्थन कि हर करते हैं। घर
हर घर पर तिरंगा इनका थोड़ी ना सर। नहीं, आलोक जी, मैं तिरंगा आपसे किसी का पता नहीं। क्यों बार बार तिरंगा पूरे सुनिए हिंदुस्तान ना, का। आज ये सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नहीं, देखिए, आप तिरंगा- एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका क्योंकि त्रिवेदी जी का टाइम बताइए। है। यहाँ पर जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैंने भी इसलिए डिबेट शुरू करी थी कि ये इनका तिरंगा आपका तिरंगा थोड़ी ना है, ये तो देश का तिरंगा है। अब सुनिए ना मेरा, अगर ये लोग तिरंगा फहराने के लिए बोल रहे हैं, कल को कहेंगे सांस मतलब सांस लेना जरूरी, तो सांस लेना थोड़ी ना छोड़ देंगे। अगर इन्होंने कहा है तिरंगा फहराना जरूरी, तो तिरंगा का विरोध थोड़ी ना होगा। मैं कह रहा हूं एक आवाज में आप भी बोलिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा का हम समर्थन करते हैं। देखिए, मुझे लगता है मैंने जितनी कमियां गिनाई हैं अभी, आप समर्थन हर करते घर, हैं? एक मिनट सर, हर घर तिरंगा का जो कमियां हैं, अगर उनको कमियों को दूर किया जाता तो हम जरूर बहुत और ज्यादा बढ़ चढ़कर समर्थन करते। अच्छा ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई सवाल नहीं, जो आपने बोला आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आऊंगा। इन्होंने कहा 2001 में नागपुर में एफआईआर दर्ज करी है। 2001 में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? कंप्लेंट किसने की थी? सरकार तो इनकी थी। कंप्लेंट एफआईआर किसने की दर्ज थी? की, एफआईआर के बाद नहीं, पुलिस गिरफ्तारी करती, कंप्लेंट में गिरफ्तारी कर लेती कंप्लेंट है। में लिखा गया कि आपकी जबरदस्ती सरकार ने फहराया गया। गिरफ्तार करके अब देखिए, मैं बोला नहीं था, नहीं शांति से सुधांशु भाई, देखिए गलत फैक्ट्री एक एक करके बोलेंगे ना, बोलिए, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले। बोलिए, अरे कुछ नहीं बोला मैंने। बोलिए। तो साफ हो गया, 2001 में जिसकी सरकार थी उसने गिरफ्तार किया, तो मामला झंडे का था या कोई और घटना का था, वह इनकी सरकार ने किया है। तो अब देखिए कैसा आगे हम बदलने। दूसरा सिर्फ एक फैक्ट, इन्होंने कहा झंडे की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सब ब्लैक मार्केटिंग तो उस चीज की होती है, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब आज जनता सबसे ज्यादा खरीदना चाह रही है, तभी जिस चीज की कमी हो जाती है उसी के तो होता है। तो यह अपनी बात में तीसरा फैक्ट, इन्होंने कहा 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। साहब अपने अपने मोबाइल खोलिए, 50 साल पहले 1972 भारत की ग्रोथ रेट कितनी थी? आज है 8.5%। 1972 -0.55%, -0.55%, 50 साल की सबसे बड़ी। 1973 महंगाई की दर 26%, 1974 28%। जाके चेक करिए। उसी जमाने का वो गाना है, पाउडर वाली लाइन की, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। अब सुनिए, 1970 1980 2% रेट ऑफ ग्रोथ पूरे दशक में। 1991 1 बिलियन से नीचे हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सोना गिरवी रख दिया गया फरवरी 91 में। अगस्त 91 में रुपए का डिवैल्यूएशन कर दिया गया। उससे ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी। क्या बात करने लगते हैं, फैक्ट से अलग कुछ भी 50 साल में कुछ। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, महंगाई डायन खाए जाते हैं 2010 में, तब 12.5% महंगाई थी, उसकी बात अलग है। मैंने 50 साल की बात कही, लेकिन तब भी जश्न मना था ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले इनका फैक्ट, अब मैं जश्न पे आता हूं। साहब देखिए, देश के तिरंगे की जब बात आती है तो ये तो वो है ना जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का होल सोल एक्सक्लूसिव वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर मानते हैं। तो इनको सबसे आगे आना चाहिए था। अरे भाई तुम तो हटो, हम सबसे आगे आएंगे, हम तो सबसे ज्यादा करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मेरा तिरंगा तेरा। गलती क्या होती है? जैसे आज मैं युवा पीढ़ी से पूछूं, आज ये ब्रांड हो गया ना कि वंदे मातरम सिर्फ भाजपा वाले संघ और भाजपा कार्यक्रमों में नारा लगता है। वंदे मातरम हमारा था क्या? ना, इनका था। 14-15 अगस्त 1947 की रात को जब देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी, और मैं कह रहा हूं जनगण मन तब तक देश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार नहीं हुआ था, तब वो क्या गाकर बैठी थी? वो शुरू हुई थी वंदे मातरम गाकर। मगर इन्होंने उसके बाद वो जिन्ना की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जो 1925 में छोड़ा था। आज स्थिति हो गई कि आज युवा पीढ़ी लगता है वंदे मातरम भाजपा का है, जबकि संसद के भी सारे सत्र वंदे मातरम से शुरू होते हैं। और मजे की बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी के सत्र भी वंदे मातरम से शुरू होते हैं। कब से? 1895 में कलकत्ता कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। मगर इसे ही कहते हैं राजनीति के चक्कर में राष्ट्रवाद का अपना प्रतीक कैसे उठा के दूसरे को दे देना। आलोक शर्मा, एक और शब्द से जो शायद जिसको लेकर विवाद हुआ, देशद्रोही आरएसएस कैसे देशद्रोही? अगर आप ये बताते। आरएसएस देशद्रोही क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है। आरएसएस देशद्रोही कैसे? मैं 2 आलोक एग्जांपल शर्मा देता हूं। लिख के माफीनामे किसने मांगे? आरएसएस ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों के लिए भर्तियां की, यहां तक चिट्ठियां लिखी कि हम आपके लिए रिक्रूटमेंट करेंगे, आपके तोपखाने के लिए भी और बाकी सब चीजों के लिए भी, और भारत छोड़ो आंदोलन को जितना कमजोर किया जा सकता है हम उतना करेंगे। क्या ये सच नहीं है? जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का, स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध किया हो, उसको देशभक्त कहेंगे आप? दूसरा विषय, वंदे मातरम। पूछ लो, एक मिनट, एक काउंटर मैं पूछ लो। पहले इनके उत्तर देता बिंदुवार हूं। क्योंकि मेरे को अगर गलत नहीं हूं, नेहरू जी ने 1963 में अगर संघ देशद्रोही था तो 1963 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस की परेड में राहुल गांधी संघ नेहरू जी से ज्यादा को बुद्धिमान न्योता और दिया समझदार था। हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भाई, और वो कौन सा 62 में संघ की भूमिका को लेकर। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि संघ वालों अभी भी झंडा फहराओ। नहीं, वो देशद्रोही थे तो एक नेहरू मिनट, जी ने देशद्रोही एक संगठन को मिनट, क्यों एक बुलाया? मिनट, एक मिनट, अभी भी हम तो कह रहे हैं